Dear students, I am Dr. Sumati Hajela and I am going to start this new educational channel. Let us learn life sciences with Sumati. I am starting with stem cells because it is in the syllabus of MSc Microbiology and this complete syllabus is not available in any book. Reason being that this subject uh, is currently in the process of research work. So whatever they get in results, they are not able to share that in textbooks. That will come in time, but now uh, we need to study the research work which is going on in various labs. And I wish to give concise and complete knowledge to the students. So, first of all, what is the definition of stem cells? Stem cells are the cells that have ability to continuously divide and differentiate into various kinds of cells. मतलब स्टेम सेल्स वो सेल्स हैं जो लगातार डिवाइड भी करते रहते हैं और जरूरत पड़ने पे डिफरेंशिएट होते रहते हैं डिफरेंट सेल्स में सेल्स की डिफरेंट वेराइटीज मिलके टिश्यूज बनाती हैं. So let us define the characteristic features of stem cells. First of all, they are unspecialized. अनस्पेशलाइज्ड का क्या मतलब हुआ? अनस्पेशलाइज्ड का ये मतलब हुआ कि उनके सरफेस पे जो मार्कर्स हैं, मार्कर्स क्या होते हैं? मार्कर्स मैक्रोमोलिकुलर स्ट्रक्चर्स हैं जो उनके सेल सरफेस पे हैं. वो मार्कर्स एक डेफिनेट मार्कर्स हैं जिनकी वजह से उन्हें कैरेक्टराइज किया जाता है, बट इन मार्कर्स के साथ प्रेजेंट सेल्स जो है कोई खास फंक्शन नहीं करते. इनका फंक्शन खाली क्या है? दे गो ऑन डिवाइडिंग इनटू आइडेंटिकल सेल्स. वो कैसे डिवाइड करेंगे? बाय द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस. सो डीएनए क्या करेगा? डीएनए विल रेप्लिकेट और इसकी वजह से क्या होगा? आइडेंटिकल सेल्स बनेंगे. अब जब आइडेंटिकल सेल्स बनेंगे और वो नंबर में ग्रो करते जा रहे हैं समय के साथ, तो इस प्रोसेस को, जबकि आइडेंटिकल सेल्स बहुत नंबर में बन जाते हैं, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? प्रोलिफरेशन. इन अदर वर्ड्स, दे रिन्यू देमसेल्व्स. वो नए नए बनते जाते हैं. उनमें ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कि वो अपने आप को डिवाइड करते जाते हैं, अनस्पेशलाइज्ड होते हैं और नए नए सेल्स उनमें से बनते जाते हैं. अब क्या है तीसरा फंक्शन? तीसरा फंक्शन है डिफरेंशिएशन का. डिफरेंशिएशन क्या है? डिफरेंशिएशन का मतलब है कि जब भी जरूरत है तब वो ये जो इतने ढेर सारे सेल्स बन गए हैं प्रोलिफरेट होके, वो डिफरेंट सेल्स में बदल जाएंगे. अब ये डिफरेंट सेल्स क्या हुए? जैसे हमारे लंग्स के सेल्स हैं, जैसे हमारे हार्ट के सेल्स हैं, जैसे हमारे ब्लड के सेल्स हैं, मसल्स हैं, एंड ईच एंड एवरी सेल ऑफ द बॉडी. आप किसी का भी नाम लीजिए, तो वो कहाँ से बनेंगे? ये जो पॉपुलेशन है जो कि अनस्पेशलाइज थी पहले, वो डिफरेंशिएट होती है. डिफरेंशिएशन के लिए वो उसको सिग्नल्स मिलते हैं जो कि उसके माइक्रो एनवायरनमेंट में होते हैं. माइक्रो एनवायरनमेंट माने कि सराउंडिंग मीडियम में, सेल के अंदर, सॉरी बॉडी के अंदर, वो सराउंडिंग मीडियम में उनको जो भी सिग्नल मिलता है कि अब तुम्हें लंग सेल्स बनाने हैं, तुम्हें लिवर बनाना है, तुम्हें ब्रेन बनाना है, ब्लड सेल्स में कन्वर्ट हो जाओ एंड सो ऑन. तो ये सिग्नल्स, केमिकल्स वगैरह यहाँ पे मिलते हैं उनको, तो वो अनस्पेशलाइज्ड स्टेट से स्पेशलाइज्ड हो जाते हैं. अब उनके सरफेस पे कोई दूसरा मार्कर आ जाएगा. वो अपना जो ये आप देख रहे हैं कि एक टाइप का मार्कर है, वो उनके सेल सरफेस पे नहीं रहेगा.
बल्कि उनकी सेल सरफेस पे कोई दूसरा मार्कर आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल लंग सेल पे इस तरह के मार्कर आ गए तो हम उसे कहेंगे कि लंग सेल्स बन गए। अगर इस तरह के मार्कर्स बन गए फॉर एग्जाम्पल, तो शायद वो लिवर है या ब्लड का सेल है या बॉडी का कोई और पार्ट है जिसपे के सेल पे अब पहले जैसे मार्कर्स नहीं रह गए। मार्कर्स मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स होते हैं जो सेल सरफेस पे मिलते हैं, तो कोई दूसरा तीसरा चौथा कोई भी मार्कर होगा, बट पहले जैसा मार्कर नहीं होगा और ये स्पेशलाइज्ड है। अब ये डिफरेंशिएशन के बाद ग्रेजुअली अडल्ट सेल बना लेते हैं, अडल्ट सेल या सोमैटिक सेल बना लेते हैं। सोमैटिक सेल जो है वो इस तरह से अपने को रिन्यू नहीं करता है। सोमैटिक सेल स्पेशलाइज्ड होता है, वो खास फंक्शंस शो करता है। आपको पता है फंक्शन, ब्रेन कैसे काम करेगा या लिवर कैसे काम करेगा, लंग्स कैसे काम करेंगे, उन सारों के आपको फंक्शंस मालूम है। तो जब जिस भी डायरेक्शन में ये रिन्यूड पॉपुलेशन जो है ये अडल्ट में कन्वर्ट हो जाती है तो उस प्रोसेस को डिफरेंशिएशन कहते हैं। और फिर ये अडल्ट पॉपुलेशन जिस भी वैरायटी के सेल, टिश्यू या ऑर्गन में बदली है, फिर वो वही काम करने लगती है और उसमें रिन्यू होने की प्रॉपर्टी खत्म हो जाती है। ठीक है, तो कितने कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हुए? बीइंग अनस्पेशलाइज्ड, then renewing themselves for long period of time, and according to body need they get differentiated into variety of cells which make up the organs and tissues of our body. तो ये तीन बेसिक कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं स्टेम सेल्स के। नाउ स्टेम सेल्स के सोर्सेस क्या हैं, कहां से अगर हमें रिसर्च करनी है तो कहां से मिलते हैं ऐसे सेल्स जो कि रिन्यू होते जाते हैं, जो कि अनस्पेशलाइज्ड हैं और किसी भी स्पेशलाइज्ड सेल में बदल सकते हैं। तो उनको हम कहां से ऑब्टेन करें, कहां से हार्वेस्टिंग कहेंगे उसे, किस जगह से, बॉडी के किस पार्ट से हमें ये हार्वेस्ट करके मिलेंगे और हम उन पे रिसर्च करें या हम उनको यूज करें। तो नेक्स्ट क्या है, सोर्स। सोर्स में अब आपको ये तय करना पड़ेगा कि कहां से ले रहे हैं। तो पहला क्या है, या तो आप ह्यूमन बींग्स से लीजिए, ह्यूमन बींग्स के पास भी हैं, या एनिमल कोई सोर्स हो लाइक माइस, माइस पे बहुत स्टडी हुई है स्टेम सेल्स की। इन दोनों में भी कहां से, इन दोनों के बॉडी में से कहां से लिया जाए, तो या तो एम्ब्रियोनिक होता है सोर्स, एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स होंगे या अडल्ट होंगे, अगेन अडल्ट या सोमैटिक। अडल्ट स्टेम सेल्स और सोमैटिक स्टेम सेल्स ये इनके सोर्सेज हैं जहां से हमें मिल सकता है। और ये ऑर्गेनिज्म आपको तय करना पड़ेगा कि किस ऑर्गेनिज्म के बारे में हम स्टडी करना चाहते हैं। अडल्ट के अगर नाम लीजिए तो अडल्ट अगेन लंग, लिवर, बोन, ब्लड, कॉर्ड ब्लड, स्किन, muscle, skeletal muscle, dental pulp. These are the variety of names where adult stem cells are found. Practically adult stem cells हर जगह होते हैं क्योंकि हर जगह wear and tear चलती है, मतलब लगातार वहां पे टूट फूट होती रहती है। हमारी एलिमेंट्री केनॉल की इनर लाइनिंग जो है डेली एक बार शेड होती है दिन में, तो उसके पीछे से नई लाइनिंग पूरी बन जाती है। तो उसको बनाने के लिए वहां पे स्टेम सेल्स प्रेजेंट रहते हैं जो कि एलिमेंट्री केनॉल के सेल्स को बनाने के लिए उनमें कैपेसिटी रहती है। तो अडल्ट सेल्स, स्टेम सेल्स बॉडी के पूरी बॉडी में होंगे इंडिविजुअल की, लेकिन हम कुछ जगहों से अभी तक जहां से सक्सेस मिली है, सक्सेसफुली हार्वेस्ट कर पाए हैं, लैब में, इन विट्रो, पेट्री डिश में ले पाए हैं, उनके बारे में हम धीरे धीरे पढ़ना शुरू करेंगे कि क्या कल्चर कंडीशन से किस तरीके से उन्हें ऑब्टेन किया जाता है, फिर कल्चर किया जाता है, फिर ग्रो करके उनके नंबर बढ़ाए जाते हैं, उनको प्रोलिफरेट किया जा सकता है और उन पे स्टडी होती है। नाउ अब देखते हैं एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स के बारे में देख लेते हैं। पहले
तो इसके लिए आपको ये मैं फिगर दिखा रही हूँ। यस, फिगर में हम देख सकते हैं कि एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स की बात कर रहे हैं हम। तो एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स कैसे प्रोड्यूस होते हैं? वो हमारे फीमेल बॉडी में एग और स्पर्म के फ्यूजन के बाद जो जाइगोट बनता है, जाइगोट स्टेज से मिलते हैं। सॉरी, wait a minute, I wish to expand this without, yes, now ये एग है, एग फर्टिलाइज हो रहा है, फर्टिलाइज होके उसके न्यूक्लियस फ्यूज कर रहे हैं और एज अ रिजल्ट जाइगोट बन जाता है। जाइगोट जो है वो डे 0 से अगर हम काउंट करें, उसको जाइगोट बनने को डे 0 मान लें, तो जाइगोट बनने के साथ ही उसमें सेल डिवीजन, माइटोटिक सेल डिवीजन शुरू हो जाता है, मेंटेनिंग द एंटायर साइज। एंड यू कैन सी हियर दैट एक सेल से 2 सेल बन गए, 2 से 4, 8, and this number goes on increasing till the formation of morula, and by day 3 they have 16 to 32 cells which are known as blastomeres. तो जाइगोट से मोरुला तक बनने में 32 सेल्स बन जाते हैं और 3 दिन लगते हैं। फिर उसके बाद ये 30 to 32 स्टेम सेल्स जो होते हैं, ब्लास्टोमियर्स जो है, या ये मोरुला वाला स्टेज जो है, वो ब्लास्टोसिस्ट में कन्वर्ट हो जाता है। अब आप देखिए स्ट्रक्चर में फर्क आ गया, यहाँ पे पूरा एक सॉलिड मास सा है, बट ये जो ये है इसमें एम्प्टी स्पेस दिख रही है, जो कि डे 5 to 7 के बीच में डेवलप हो जाती है। और इसका और आप स्ट्रक्चर देखें तो ये यहाँ पे सेल्स जो है वो सारे एक साइड में इकट्ठे हो गए हैं, एंड दे मेक इनर मास। इनको इनर मास सेल्स कहते हैं, और यही जो है एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स कहलाते हैं। एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स के बाहर एक कैविटी दिख रही है जो कि ब्लास्टोसिस्ट कैविटी कहलाती है, और लाइनिंग जो है दैट इज नोन एज ट्रोफोब्लास्ट। नाउ एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स जो है अब 3 जर्मिनल लेयर्स बनाते हैं, मेसोडर्म, एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म। मेसोडर्म, एक्टोडर्म और एंडोडर्म के सेंटर में रहती है। फिर उसके बाद ये जो ये सेल लाइंस 3 बनी है, 3 वैरायटी के सेल्स बने हैं, वो इससे थोड़े से स्पेशलाइज्ड है, और ये सेलेक्टेड सिस्टम बनाएंगे। एक्टोडर्म कुछ और बनाएगा और एंडोडर्म कुछ और बनाएगा, और सारों से मिलके फिर एक इंडिविजुअल पूरा बन जाएगा। नाउ यहाँ पे एक टर्म और लिखा हुआ है, टोटीपोटेंट, प्लूरीपोटेंट, मल्टीपोटेंट एंड यूनिपोटेंट। What does this mean? Totipotent means that each and every cell is capable of becoming a complete individual. Potency means that ये सेल कैसे डेवलप होंगे, ये कैसे आगे प्रोग्रेशन में आगे चल के ये क्या बनाएंगे। इनमें अगर इसका ट्रांसलेशन किया जाए पोटेंसी का, तो वो उन्नति कैसे करेंगे, यानी कि ये जैसे जैसे इनमें दिन बढ़ेंगे तो ये किस डायरेक्शन में जाके, और ये चूंकि यहाँ पे इंडिविजुअल बन रहा है, तो ये इंडिविजुअल बनाने में किस तरह से कंट्रीब्यूट करेंगे। तो टोटीपोटेंट सेल की स्टेजेस जब तक रहती हैं, तब तक टिल मोरुला स्टेज ईच एंड एवरी सेल कैन बिकम अ कंप्लीट इंडिविजुअल। कंप्लीट इंडिविजुअल बनने का मतलब कि इससे प्लेसेंटा भी बनेगा और इससे फीटस भी बनेगा। हर सेल बना सकता है। फिर उसके बाद जैसे जैसे स्टेजेस बढ़ती हैं, दिन बढ़ते हैं, उनमें डेवलपमेंट होता है, तो आप देखिए कि ब्लास्टोसिस्ट स्टेज के जो
इनर मास सेल्स है, उनको हम एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स कह रहे हैं, और प्लूरिपोटेंट नाम हो गया। प्लूरिपोटेंट सेल्स टोटीपोटेंट से थोड़े से स्पेशलाइज्ड कह सकते हैं, तो थोड़े से स्पेशलाइज्ड होते हैं, और कुछ इनकी पावर्स कम भी हो जाती हैं। तो कम क्या हुआ यहाँ पे, ये जो ट्रोफोब्लास्ट है वो इस ग्रोइंग स्ट्रक्चर को न्यूट्रिशन देता है, साथ में जो टोटीपोटेंट था वो खुद से प्लेसेंटा भी बनाता है और फीटस भी बनाता है, बट नाउ ट्रोफोब्लास्ट लाइनिंग जो है वो न्यूट्रिशन देती है प्लस प्लेसेंटा बनाने का काम ले लेती है। तो नाउ दीज सेल्स कैन नॉट मेक प्लेसेंटा, दैट मीन्स दे कैन नॉट ग्रो इनटू एन complete individual. Instead, they make 3 germinal layers. वो थोड़ी सी स्पेशलाइज्ड और बना देती है। नाउ these germinal lines, ये वाले जो सेल्स हैं वो मल्टीपोटेंट कहलाते हैं, क्योंकि वो एक सेल लाइन कई वैरायटी के सेल्स बना लेती है। तो एक सिस्टम बना दिया, 2-3 सिस्टम बना दिए, एक सेल लाइन में, दूसरे सेल लाइन में कोई दूसरे 2-3 सिस्टम बना लिए, या 2-3 वैरायटी के सेल्स बना लिए। तो ये तीनों जो हैं ये मल्टीपोटेंट होते हैं। यहाँ पे जो सेल्स है वो मल्टीपोटेंट होते हैं और मल्टीपल ऑर्गन्स या टिश्यू सिस्टम में वो डेवलप हो सकते हैं। जब कोई एक सिस्टम बन जाता है तो उसके पास जो स्टेम सेल्स बचती हैं, these are unipotent. फॉर एग्जाम्पल ये जो ऑर्गन्स है हमारे, वो भी सॉरी ऑर्गन्स हैं, वो 2-3 वैरायटी के सेल्स से मिलके बने होते हैं, ये आपको मालूम है। लाइक स्किन है, उसकी बहुत सी लेयर्स हैं। फॉर एग्जाम्पल किसी ऑर्गन में, किसी टिश्यू में 4 वैरायटी की लेयर्स हैं, एपिडर्मिस है, एंडोडर्मिस है, और बीच में और मेसोडर्म है। इस तरह से जो जो कई 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 वैरायटी के सेल्स होती हैं। तो अब ये जब बन जाती हैं एक बार मल्टीपोटेंट से, तो ये बन गई, ये हाईली स्पेशलाइज्ड है। अब इनमें अगर रिपेयर चाहिए, अगर इनमें फिर से जरूरत है, तो कौन से सेल्स काम करेंगे, यहाँ पे यूनिपोटेंट सेल्स काम आएंगे। तो यानी कि मल्टीपोटेंट फाइनली चेंज इनटू यूनिपोटेंट सेल्स, और वो इस वैरायटी के सेल्स बनाएंगे। दूसरा यूनिपोटेंट सेल इस लाइन को बनाएगा, तीसरा यूनिपोटेंट सेल इस लाइन को बनाएगा, एंड चौथा इसको बनाएगा। तो अगर 4 वैरायटी के सेल्स मिलके एक टिश्यू बना रहे हैं जो कि एक ऑर्गन बना रहा है, तो हमारे पास 4 यूनिपोटेंट वैरायटी के सेल्स होंगे। और फिर इसमें और एक वैरायटी होती अडल्ट प्लूरिपोटेंट, मतलब अब इनको भी तो रिप्लेनिश होना है, इनको भी बार बार बनना है। तो अडल्ट प्लूरिपोटेंट सेल भी यहाँ पे बनेगा, जो कि मिक्स्ड रहेगा। वो इसको भी बनाएगा, इसको भी बनाएगा, इसको भी बनाएगा, इसको बनाएगा। यहाँ बनते ही ये यूनिपोटेंट हो जाते हैं, लेकिन ये नहीं खत्म होने चाहिए। तो फिर उनका सोर्स क्या है, वो ऐसा सोर्स एक रह जाता है जो कि मल्टीपोटेंट होता है और चारों को बनाने की कैपेसिटी रखता है और उस ऑर्गन में प्रेजेंट रहता है। तो इस तरह से ये सोर्सेज है, इस तरह ये वैरायटीज हैं, और इन सारों को धीमे धीमे टेस्ट ट्यूब में या पेट्री डिश में कहना चाहिए, ग्रो करना, पहले उनको ऑब्टेन करना टेस्ट ट्यूब में, और फिर पेट्री डिश में ग्रो करने की के लिए डिफरेंट continuously all over the world research is going on now. One more thing, इसमें मैंने आपको दिखाया कि ये आइडेंटिफिकेशन इनका किया जा सकता है। तो आइडेंटिफिकेशन के लिए मैं आपको और एक बात बताना चाहती, ये देखिए, अगर अडल्ट स्टेम सेल्स की बात करें, फॉर एग्जांपल हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स है। हिमेटोपोइटिक यानी कि ब्लड सिस्टम के जो आरबीसीज वगैरह बनाते हैं, तो वो उनका सोर्स क्या है, बोन मैरो, अम्बिलिकल कॉर्ड ब्लड। अम्बिलिकल कॉर्ड ब्लड को वॉटन्स जेली भी कहते हैं, प्लस मोबिलाइज्ड पेरिफेरल ब्लड।
mesenchymal stem cells अगर चाहिए तो वो again we can get them from bone marrow, adipose tissue, umbilical cord, menstrual blood. Then odontal ligament stem cells जो वहां से मिलते हैं, वो उस लिगामेंट में से एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं या हार्वेस्ट किए जाते हैं. स्पर्म से रिलेटेड जो स्टर्म सेल्स है वो टेस्टिस से मिलते हैं. अब देखते हैं ये क्लस्टर ऑफ डिफरेंशिएशन या सीडी मार्कर्स क्या होते हैं. ये आप सीडी जो देख रहे हैं उसको क्लस्टर ऑफ डिफरेंशिएशन कहते हैं. इनको नंबर दिए गए हैं. ये जो हमारे सेल सरफेस पे मार्कर्स होते हैं, सेल सरफेस पे मैक्रोमोलिकुलर स्ट्रक्चर्स होते हैं, उनका एक नॉमेनक्लेचर है जिसकी वजह से उनको आइडेंटिफाई किया जाता है और उस नॉमेनक्लेचर के हिसाब से उनको नंबर्स दिए जाते हैं. तो जैसे ये सेल है, इस सेल में CD34, 45 एंड 133 मार्कर प्रेजेंट होना चाहिए, जबकि ये मार्कर्स नहीं मिलेंगे. तो इनको अलग अलग कैसे पता करते हैं कि क्या ये है ये नहीं है. तो हर मैक्रोमोलिकुलर स्ट्रक्चर के अगेंस्ट हमारे पास मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज होती हैं जो कि इनको रिकॉग्नाइज करने के काम में आती है. तो इनके लिए जो मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज है वो इस पर्टिकुलर सेल में नहीं मिलेगी. मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज अगर डाली जाए तो वो इन सेल्स पे नहीं रिकॉग्नाइज करेंगी, वो कहेंगी कि यहाँ पे नहीं है वो. और ये वाले इनके अगेंस्ट वाले मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज डाले जाएंगे तो वो किसी ना किसी स्ट्रक्चर पे बाइंड करेंगी, which shows that this structure is present. दूसरी मोनोक्लोनल एंटीबॉडी इसको कैच करेगी, तीसरी मोनोक्लोनल एंटीबॉडी इसको कैच करेगी. ये तीन पॉजिटिवली होंगे तब वो हीमेटोपोइटिक स्टेम सेल है. सिमिलरली और जो हमने आपको दूसरे भी बताए उनमें भी इसी तरीके से क्लस्टर ऑफ डिफरेंशिएशन मिलते हैं और उनकी वजह से उनका कैरेक्टराइजेशन होता है. सो दिस इज ऑल फॉर टुडे एंड मैं आपको आगे फिर इसके कैरेक्टराइजेशन के बारे में, इनके कल्चर के बारे में बताऊंगी. और दैट इज ऑल फॉर टुडे. थैंक यू.